नमस्कार बच्चों। आज 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ है जूझ, जो कि आपके अब सेकंड यूनिट टेस्ट में भी आएगा। इसको मैंने पहले आपको समझा दिया था, आपके पास इसका सार भेज दिया था। आज मैं आपको इसकी मुख्य मुख्य बातें बच्चों समझा रहा हूँ। जूझ है, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। इसमें इसके लेखक है आनंद यादव। लेखक आनंद यादव है इसके। अब आनंद यादव का ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक उपन्यास है ये, जिसमें लेखक ने खुद अपने बारे में बताया है कि किस प्रकार से वो जूझ रहा था, किस प्रकार से उसने पढ़ाई के लिए जूझ संघर्ष किया। इसके बारे में एक उन्होंने अपना उपन्यास लिखा है कि वो इस प्रकार की परिस्थितियां घर में आ गई कि उसके पिता पढ़ाना नहीं चाहते थे, उसके मन में पढ़ने की इच्छा थी। वो किशोर साहित्य के अंदर, संगीत के अंदर उसकी ललक थी और उस ललक को प्राप्त करने के लिए उसने घर में किस प्रकार संघर्ष किया, ये खुद अपनी आत्मकथा में आनंद यादव ने लिखा है। और वो एक आनंद यादव एक साधारण बच्चा जो छोटी उम्र में संघर्ष करते हुए एक अच्छा लेखक बन गया, इसके ऊपर उनका उपन्यास है। उपन्यास का सार इस प्रकार है बच्चों कि आनंद यादव 5वीं क्लास में पढ़ता था। अब 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र आप समझ सकते हो कि कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 साल हो सकती है। अब 10-12 साल के बच्चे में पढ़ने की, एक लेखक बनने की कितनी ललक थी, वो इस उपन्यास में आपको सुनने को मिलेगा। ये उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये उपन्यास हमारे जीवन में जहाँ कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों से हमें किस प्रकार से पार करना है, कठिनाइयों को के साथ हमें संघर्ष करते हुए किस प्रकार से अपने मंजिल को प्राप्त करना है, इसके बारे में ये आनंद यादव का उपन्यास हमें एक ज्ञान भी देता है, हमें जागृत भी करता है। तो ये 5वीं कक्षा में पढ़ता था। इसके पिता जो पहले खेती करते थे, पशु चराते थे, वो गलत लोगों की संगत में होने की वजह से उन्होंने खेत का काम बंद कर दिया और गांव के अंदर आवारा लोगों के साथ जुआ खेलना, शराब पीना, ये गलत आदत में हो गए थे। एक दिन ये बच्चा अपनी माँ के जो कंडे थपे थे, कंडे आप समझते हो, कंडे वो है जो गोबर की जो थेपड़ी होती है उसको कंडे कहा जाता है। कंडे बेच करके एक दिन ये सिनेमा देख आया और इसके पिता को पता चल गया। इसके पिता ने इसको पढ़ाई से छुड़ा लिया। अब पढ़ाई छुड़ा करके और इसको खेत के काम में लगा दिया, खेत में पानी लगाना, पशु चराना, और खुद गांव के अंदर आवारा सांड की तरह घूमता था। अब बच्चे को पढ़ने की ललक थी। उसने अपनी माँ को कहा, इस लेखक की माँ भी चाहती थी, आनंद की माँ भी चाहती थी कि बच्चा पढ़े। वो अपने पति को कहती, बच्चे को पढ़ने के लिए कहती, तो वो उसको डांट देता था, यहाँ तक कि कई बार मार भी देता था। तो माँ चाहते हुए मन मोस करके बेचारी चुप हो जाती थी। पर बच्चे के अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो जो अपने साथी बच्चों को स्कूल में जाते हुए देखता था तो उसको लगता था कि मेरी छोटी सी एक गलती थी, उस गलती के लिए मैंने क्षमा भी याचना कर ली, पर मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ा रहे। मेरे उसमें वहाँ उनको इस कहानी में उसके अपने पिता को दादा भी कहा गया है कि वो मेरे दादा मेरे को नहीं पढ़ा रहे। पर वो इसके लिए संघर्ष करता गया। एक दिन दत्ता जो लेखक की माँ है वो कंडे थाप रही थी। लड़का वहाँ पीछे पीछे चला गया और अपनी माँ से कहा कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप पिता को कहें, दादा को कहें, क्योंकि वो उसके पिता है, लेखक के पिता को दादा कहा गया है, कि दादा को कहें कि मुझे स्कूल भेजें। तो लेखक की माँ ने कहा कि मैंने तो पहले कई बार बोल दिया, अगर अब कहूँगी तो वो 2-4 तेरे मारेगा और 2-4 मेरे मारेगा, उसने स्कूल में तो भेजना नहीं है। पर वो बच्चा कहता है कि मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, हमारे गांव के अंदर बहुत बड़े जमींदार हैं,
जिनका नाम दत्ताजी राव है। तो जमींदार का नाम था दत्ताजी राव। ये गांव के जमींदार कि दत्ताजी राव है, गांव के सभी लोग उनका कहना मानते हैं, उनकी बात को कोई नहीं ठुकरा सकता, क्यों ना दत्ताजी राव के पास चले जाएं। लेखक की माँ को ये सुझाव ठीक लगा। लेखक की माँ और बच्चा दोनों दत्ताजी राव के पास गए। दत्ताजी राव को सारी बात बताई कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है, 5वीं में बच्चे की पढ़ाई छुड़ा ली है और इसके पिता है वो इसको पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद आवारागर्दी करते हैं, खेत का काम इस बच्चे से कराते हैं और बच्चा पढ़ना चाहता है। दत्ताजी राव ने बच्चे से बात की, बच्चे की मन की इच्छा को समझा कि किस प्रकार से एक नन्हा बच्चा पढ़ाई के प्रति कितनी इच्छा शक्ति है, और समझते हुए उनको सुझाव दिया कि आप दोनों माँ बेटे घर जाएं और लेखक के दादा को बोले कि आपको दत्ताजी राव ने बुलाया है और थोड़ी देर बाद में आप इस बच्चे को यहाँ भेज दें कि आपको उसके दादा को वापस मम्मी ने बुलाया है। तो मैं बाकी बातें बच्चे से करूँगा, बच्चा जैसे मैं पूछता जाऊँ उस बात का बच्चा जवाब देता जाए। बाकी मैं इसके पढ़ने के लिए बाकी बात उसके दादा से करूँगा। और यही काम किया। लेखक की माँ और बच्चा दोनों घर चले गए और घर जा कर के लेखक के दादा को कहा कि मैं साग भाजी देने के लिए यहाँ जमींदार के गई थी और जमींदार ने आपको बुलाया है। तो जमींदार का दत्ताजी राव का बुलाना गांव के लोगों के लिए ये था कि जैसे उनके लिए तो आज बहुत बड़ा शुभ अवसर है कि जमींदार साहब ने बुलाया है। वो उछलता कूदता दत्ताजी राव के पास गया। दत्ताजी राव ने उसके बारे में पूछा कि कैसे खेतीबाड़ी आपकी, कैसे हाल चाल उसका जाना। इतने में ही लेखक आ गया, वो बच्चा आ गया, आनंद आ गया आते ही, और उसने अपने दादा को कहा दादा मम्मी ने आपको बुलाया है। तो दत्ताजी राव ने कहा कि बेटा आप बैठिए, कौन से में पढ़ते हो। जब ये बात आई तो उन बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। दत्ताजी राव ने कहा कि बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ पढ़ते कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं जमींदार साहब में पढ़ता था पर अब नहीं पढ़ता। कहता है क्यों नहीं पढ़ते, आपकी पढ़ने की उम्र है। तो लेखक ने कहा कि दादा मुझे पढ़ाते नहीं है। तो दत्ताजी राव ने लेखक के दादा क्यों बे, बच्चे की स्कूल की उम्र है, स्कूल में क्यों नहीं इसको भेजते। तो लेखक के पिता ने कहा कि जमींदार साहब क्या ये बोलिस्टर बनेगा, यानी मनिस्टर को कहते हैं कि ये पढ़ के कोई बोलिस्टर थोड़ा ही बनना है, करना तो इसको खेती का काम है। तो जमींदार साहब ने समझाया कि देखो पढ़ करके सारे मनिस्टर नहीं बनते, अगर ये पढ़ा लिखा होगा तो खेती भी अच्छी प्रकार संभाल सकता है, अभी इसकी उम्र पढ़ने की है, आप इसको स्कूल भेजें। तो लेखक के दादा ने कहा कि फिर घर का काम, खेत का काम कौन करेगा। तो दत्ताजी राव ने डांटा कि खेत का काम आप करेंगे, बच्चे की उम्र थोड़ी है, आप गांव में कम घूमे, इधर उधर जो है गलत संगत में मत पढ़ें, आप खेत का काम करें, बच्चे की इच्छा शक्ति देखो कितनी है पढ़ने की, आप इसको स्कूल भेजिए कल से। अब दत्ताजी राव की बात गांव में कोई नहीं टाल सकता था, तो लेखक के दादा थे, लेखक के जो पिता थे, वो कैसे टाल सकते थे। उन्होंने हामी भर दी कि कल से इसको स्कूल भेज दिया जाए। और उस लेखक ने कहा कि अब भी अगर 2 महीने परीक्षा कर रहे हैं, अब भी अगर मैं स्कूल चला जाऊंगा तो अच्छे नंबर लेकर के मैं पास हो जाऊंगा। तो दत्ताजी राव को बड़ी खुशी हुई। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को कहा कि देखा बच्चे में कितने पढ़ने की ललक है, और अगले दिन के लिए स्कूल जाने की हाँ भर दी। पर दत्ताजी राव के सामने एक बात लेखक के दादा ने रखी कि स्कूल तो मैं भेज दूंगा, पर ये 11 बजे तक खेत में काम करेगा, फिर स्कूल से 5 बजे आने के बाद खेत में पशु चराएगा, इतना काम कराएगा तो मैं स्कूल भेजने के लिए तैयार हूँ। लेखक ने तुरंत ही ये सारे काम की हाँ कर दी कि हाँ मुझे स्कूल भेज दिया जाए, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों देखो, एक संघर्ष तो पढ़ने के लिए अपने घर में इस प्रकार लेखक आनंद को करना पड़ा। दूसरा, कहाँ विपरीत परिस्थितियों में उसको जूझना पड़ा। अगले दिन जब स्कूल भेज दिया गया तो वो स्कूल गया, तो स्कूल में वो बाल गुड़ी की लाल मैली धोती थी, बाल गुड़ी की लाल मटमैली धोती पहन करके और गमछा लेकर के वो स्कूल में गया। अब स्कूल में गया तो सभी बच्चों ने उसको 5वीं नापास के नाम से, 5वीं नापास का नाम दिया इसको, 5वीं कक्षा का नापास, यानी 5वीं कक्षा में ये
पास नहीं है, नापास के नाम से उसको बच्चे पुकारे, और ये पीछे जा कर के बेंच पर बैठ गया। अब एक दो बच्चे थे जो उसके जानकार थे, बाकी सारे उसको इस प्रकार देख रहे थे जैसे कोई अनजान अलग प्रकार का बच्चा आ गया हो, उससे कोई मिलना जुलना नहीं चाह रहा था। अब एक क्लास के अंदर एक शरारती बच्चा था जिसका नाम था चौहान। वो क्लास का एक शरारती बच्चा था, वो सभी बच्चों के शरारत करता था। जब नया बच्चा ये आ गया तो उसने उसके साथ भी शरारत करनी आरंभ कर दी। अब उनके मंत्री नाम के एक अध्यापक थे जो कि गणित पढ़ाते थे। मंत्री नामक मास्टर थे जो गणित पढ़ाते थे। वो बड़े ही सख्त मास्टर थे, सभी बच्चे उनसे डरते थे। अब मास्टर जी जैसे ही क्लास छोड़ करके बाहर गए तो चौहान नाम के बच्चे ने शरारत शुरू कर दी और आनंद का जो गमछा था उसको लेकर के क्लास में घुमाना शुरू कर दिया। इतने में जब वो मंत्री नाम के मास्टर क्लास में आ गए तो वो गमछा मास्टर जी की टेबल पर छोड़ करके अपनी जगह पर जा कर के बैठ गया। अब मास्टर जी ने पूछा कि ये गमछा किसका है, तो आनंद यादव खड़ा हो गए, कहते जी ये गमछा मेरा है। तो यहाँ क्यों रखा है? उसने कहा जी उस बच्चे ने मेरे से छीन कर ये यहाँ रख दिया। चौहान नामक बच्चे को मंत्री नामक अध्यापक ने धमकाया कि ऐसी शरारत आप नहीं करोगे। अब लेखक को ऐसे लगा कि स्कूल के अंदर मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं कैसे पढ़ सकूँगा। उसने सोचा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, पर घर जाने के बाद सोचता रहा कि जब पढ़ने के लिए मैंने मेरे पिताजी के पास दत्ताजी राव का दबाव डलवाया और अब इतनी छोटी सी मुसीबत क्लास में आ रही है तो मेरे के लिए ठीक नहीं। ये सोचते हुए बच्चे ने अगले दिन स्कूल आने का प्रयास किया और अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे एक टोपी और पाजामा ला करके दें ताकि दूसरे बच्चे मेरी इस पोशाक पर मेरा मजाक न उड़ाएं। और माँ ने भी उसको टोपी और पाजामा ला करके दिया। अगले दिन वो क्लास में आया। क्लास में एक बसंत पाटिल नाम का बच्चा था। बसंत पाटिल नाम का जो बच्चा था वो कक्षा में मॉनिटर था, वो बड़ा होशियार बच्चा था। मॉनिटर का नाम क्या था? बसंत पाटिल, जो कि होशियार बच्चा था। अब वो मास्टर जी उसको बच्चों की कॉपी जांचने का काम उसको देते थे। तो उसने जब आनंद यादव की कॉपी की जांच की तो उसमें सही लिखा हुआ था। तो बसंत पाटिल और आनंद दोनों की मित्रता हो गई। अब कई बार आनंद को भी कॉपी जांचने के लिए काम दे दिया जाता था। अब वो दूसरे बच्चे थे, वो जब वो कॉपी की जांच करता दूसरे बच्चे भी उसकी तारीफदारी करते थे, उसके साथ अब शरारत नहीं करते थे और वो बच्चा कक्षा के अंदर पढ़ने लग गया। अब एक दिन जो नवा सोदलगेकर उनके जो मराठी के अध्यापक थे, नवा सोदलगेकर जो कि मराठी के अध्यापक थे, वो कक्षा में जब कविता पढ़ाते बच्चों को तो सुर लय आरोह अवरोह और उसी प्रकार के हाव भाव में वो कविता पढ़ाते थे। आनंद उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनता था और वो जब पशु चराने जाता था तो जिस प्रकार से आज कक्षा में मराठी के अध्यापक ने कविता पढ़ाई उसी प्रकार वो भी अभिनय करता था। उसी प्रकार छंद लय सुर ताल अवरोह क्रम के अंदर वो भी अकेला पशुओं को चराते हुए गुनगुनाता था, कविता याद करता था। अब एक दिन अध्यापक ने 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चों का एक कविता का जो है प्रतियोगिता रखी, जिसमें जो वामन पंडित की कविता, वामन पंडित की जो कविता है वो आनंद यादव ने वहाँ स्कूल की उस प्रतियोगिता में सुनाई। सभी स्कूल के अध्यापकों ने, सभी बच्चों ने इस बात की बहुत सराहना की। इसके बाद तो आनंद यादव के और पंख लग गए, उसमें और ज़्यादा उत्साह हो गया। अब तो जैसे ही मराठी के अध्यापक कविता पढ़ाते वो खेत में जाता और उस प्रकार की कविताओं को गुनगुनाता और अगले दिन कक्षा के अंदर जिस प्रकार उनके अध्यापक जो उसी हाव भाव में पढ़ाते थे, सुर लय में पढ़ाते, उसी प्रकार वो सुनाना शुरू कर दिया था। अब जो अध्यापक थे, जो उनके नवा सोदलगेकर, वो कक्षा में बताते थे जो
कवि हुए थे, जैसे यशवंत है, बोरकर है, तांबे है, गिरीश है, केशव कुमार है, जो अच्छे कवि हुए थे, उनके सहस्रवर्ण कक्षा में पढ़ाते थे कि किस प्रकार से वो एक अच्छे कवि बन गए। और इसी बात को सुनकर के आनंद यादव को लगा कि वो एक जो कवि है वो हार्डमास का पुतला ही तो है, तो क्यों न मैं एक कवि या लेखक नहीं बन सकता। इसी प्रकार वो भी जब खेत में पशुओं को चराता तो कभी भैंस की पीठ पर कविता लिखता, कभी नीचे जमीन पर लिखता, और पेड़ पौधों को देख करके, बाग बगीचों को देख करके उस पर तुकबंदी करके और वो कविताएं लिखने लग गया था। और जब कक्षा में सुनाता तो अध्यापक बड़े प्रसन्न होते थे कि किस प्रकार से वो अध्यापक की नकल करके और उसी प्रकार से अच्छी कविता सुना रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आज वो बच्चा आनंद यादव लेखक के नाम से मशहूर हो गया है, आनंद यादव, जो इसके लेखक भी हैं। ये आपने जो इसका उपन्यास पढ़ा, जिसका आत्मकथात्मक उपन्यास है, लेखक ने बताया कि कहाँ कहाँ पहले पढ़ने के लिए पिता को राजी करना, फिर कक्षा में जाकर के चौहान नामक लड़के की शरारत करना, फिर कक्षा के अंदर बसंत पाटिल का साथ होना और नवा सौदल के अध्यापक के हाव भाव से एक अच्छा लेखक बनना। तो ये पूरा आत्मकथात्मक उपन्यास था जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी, संघर्ष करते हुए, जो उस बच्चे के मन में संगीत के, साहित्य के प्रति जो लगन थी, उस प्रकार से एक वो लेखक बन गया। तो ये जो आत्मकथात्मक उपन्यास हमें ये दर्शाता है कि अगर हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो किसी प्रकार की, क्यों ना कोरोना जैसी महामारी कितनी भी आ जाए, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी घर बैठ करके अपनी स्टडी सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये आत्मकथात्मक जो उपन्यास है ये आपको जागृत करेगा, ये शिक्षित करेगा, ये आपको ज्ञान बढ़ाएगा। अब इसमें से कुछ है आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे लेखक है वो किस प्रकार से, जो आनंद यादव एक अच्छा लेखक बने, और गांव में लेखक का कोल्हू सबसे पहले क्यों चलता था। तो कोल्हू क्या है, क्योंकि इसके जो दादा थे वो कोल्हू चलाते थे, कोल्हू यानी गुड़ निकालते थे। तो सबसे पहले कैसे चलता है, क्योंकि जब सबसे पहले वो गुड़ निकालते थे उनके गुड़ का भाव अधिक मिलता था, और जब बाद में सारे किसान गुड़ निकालते थे उस समय गुड़ का भाव कम हो जाता, तो सबसे पहले वो गुड़ का कोल्हू चलाता ताकि उसको भाव अधिक मिल जाए। इसके बाद इसके प्रश्न बनेंगे कि जो उसकी वेशभूषा के कारण कक्षा के अंदर उस बच्चों ने किस प्रकार उसके साथ शरारत की, बसंत पाटिल बच्चा है उसके लिए किस प्रकार प्रेरणा स्रोत बना, जब लेखक नवा सौदल के अध्यापक की तरह लय सुर में के अंदर कविताएं गाने लगा तो उसको अकेलापन क्यों नहीं जूझता था, पढ़ाई लिखाई के प्रति लेखक के क्या विचार थे, और पढ़ाई लिखाई के प्रति लेखक के पिता के क्या विचार थे, और माँ का जो स्वर है, जो माँ का जो साथ है वो उससे किस प्रकार लेखक जो आनंद था एक अच्छा लेखक बन गया। ये इसी में से कुछ एक प्रश्न बनते हैं जो आपको इस पूरे आत्मकथात्मक उपन्यास में मैंने बताए हैं। धन्यवाद बच्चों।